खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी दोस्ती सारा से इस वजह से थी कि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। वो एक गरीब घर की लड़की थी और हम खुशहाल थे। वक्त गुजरता गया और हम स्कूल से कॉलेज में आ गए, लेकिन हमारी दोस्ती फिर भी कायम रही। वो ऊंचे ख्यालात रखती थी, हमेशा ऐसे ख्वाब देखती जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, फिर भी वो ख्वाब देखे जाती। अम्मा मेरा किसी के घर जाना पसंद नहीं करती थीं और सारा की माँ इसे सहेलियों के घर जाने से नहीं रोकती थी, तभी वो ज्यादा वक्त मेरे घर में गुजारती थी। FA के बाद सारा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। ये इसकी मजबूरी थी। इसके वालिदैन के पास बेटी को तालीम दिलवाने के लिए रकम नहीं थी। मुझे अकेले कॉलेज जाने की आदत नहीं थी, लेकिन अब अकेली जाती थी। इसके बगैर कॉलेज में दिल नहीं लगता था। कॉलेज से आने के बाद अम्मा से इजाजत लेकर सारा के घर चली जाती। माँ मुझे मना न करती क्योंकि इन दिनों मेरी सहेली बहुत अफसरदा रहा करती थी। कॉलेज छूट गया था और अब उसके वालिदैन उसकी शादी करने का सोच रहे थे। वो भी एक ऐसे लड़के से जो 8वीं पास भी न था और न ही खूबसूरत था, जबकि सारा का ख्वाब आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत नौजवान था, जैसा कि हर लड़की का ख्वाब होता है, और इसे भी यह ख्वाब देखने का हक था। जिस लड़के से इसके वालिद शादी करना चाहते थे वो उसकी फूफी का बेटा वाहिद था। वाहिद पस्त सोच का निकम्मा सा लड़का था। मामला ये था कि इसकी मंगनी बहुत छोटी उम्र में सारा से कर दी गई थी, लेकिन जब इसने 8वीं में स्कूल को खैरबाद कह दिया तो सारा की मां सोच में पड़ गई। उसने नंद से कहा, तुम्हारा लड़का कम अज कम मैट्रिक तो कर ले, इस 7वें पास को कौन नौकरी देगा। जब वाहिद को पता चला कि मुमानी ने ऐसा कहा है तो उसने खानदान भर में कहना शुरू कर दिया कि मामू सलीम ने सारा की शादी मुझसे न की तो मैं इसकी शादी किसी और से भी ना होने दूंगा, बल्कि इसके और अपने घरों को आग लगा दूंगा। इसकी धमकियों से सारा के वालिद घबरा गए। उनकी और लड़कियां भी थीं बगैर जहेज के, जिनकी शादियां अच्छे घरानों में नहीं हो सकती थीं। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार आ गए। उनका लड़का वकार इंजीनियर बन रहा था। इसे सिवाय अपनी पढ़ाई के किसी से सरोकार न था। सारा ने जब वकार को देखा तो बोली, रुशना, काश मेरी शादी तुम्हारे इस कजिन से हो सकती। मैंने जवाब दिया कि तुम्हारा मंगेतर तो किस्म खा चुका है कि अगर उसकी शादी तुमसे ना हो सकी तो वो सारे मोहल्ले के घरों को आग लगा देगा। वकार मुझे भी अच्छा लगा। ये अजीब बात थी कि हम दोनों को एक ही लड़का पसंद आया था। सारा को जो चीज पसंद आती वो मुझसे मांग लेती, लेकिन मैंने इससे कभी कुछ नहीं मांगा था। पड़ोस में खाला दानिया के आने से रौनक हो गई थी। उन्होंने हमारे घर और हमने उनके यहां आना जाना शुरू कर दिया। वो काफी बातूनी मगर प्यार करने वाली खातून थी। एक दिन मैं खाला दानिया के घर गई तो देखा वकार सहन में बैठा है। खाला नजर ना आई तो मैंने इसको सलाम किया और खाला के बारे में पूछा। वो बोला किचन में है, लेकिन मैं वकार को देखकर ऐसी घबराई कि इसकी बात का जवाब दिए बगैर घर वापस आ गई। इसी शाम में सारा के घर गई, इसको बताया कि आज वकार साहिब के दर्शन हो गए हैं। वो बोली, तुम अकेली क्यों गईं? हम दोनों साथ जाती तो कुछ बात भी करते। अगले रोज वो आई और मेरे सर हो गई कि खाला के घर चलते हैं। मजबूरन मुझे इसके साथ खाला के घर जाना पड़ा। वो हसब मामूल कुर्सी सहन में डाले पड़ रहा था। मैं चुप रही। सारा ने इसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। तभी खाला किचन से निकली और हमें आवाज दी। हम खाला दानिया की तरफ चली गईं। इसके बाद तो सारा को वकार के ख्वाब आने लगे। उन ख्वाबों का गोया तांता बंध गया। वो रोज ही कहती कि तुम्हारी खाला के घर चलते हैं। मैं इसे समझाती कि रोज रोज जाना ठीक नहीं, बार बार जाने से जाने वो क्या समझ बैठे। मेरे बार बार मना करने पर वो चुप हो गई और मेरे सामने वकार का जिक्र करना भी छोड़ दिया, मगर इसके दिल में मेरे कजिन के लिए एक तूफान छुपा हुआ था। उन्हीं दिनों इसके वालिदैन ने इसकी शादी वाहिद से कर दी, जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वालिदैन के मजबूर करने पर राजी हो गई। जिस रोज दुल्हन बनी विदा हो रही थी बहुत गमगीन थी। मुझे दुख हो रहा था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर हो रही थी। इसके चले जाने के बाद दिन बहुत बोर गुजरने लगे। जबरदस्ती मैंने पढ़ाई में दिल लगा लिया। ग्रेजुएशन के बाद ऐसी उकताहट हुई कि सुकून ना आता।
والد سے اجازت لی اور ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی کہ بارش نے یا لیا لمحوں میں تمام بھیگ گئی۔ سنبھل کر چل رہی تھی کہ پانی سے بھرے راستے میں پھسل نہ پڑوں، تبھی وقار آتا نظر آیا۔ وہ اپنے کالج سے آ رہا تھا، میرے قریب آ کر سواری روک لی اور کہنے لگا، میں گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ بھیگ جاؤ گی۔ میں نے انکار کر دیا کہ خود چلی جاؤں گی۔ کیسے جاؤ گی اتنی بارش میں؟ کوئی رکشہ کر لوں گی۔ اچھا، رکشے والا زیادہ معتبر ہے مجھ سے؟ ٹھیک ہے، میں تم کو رکشہ کیے دیتا ہوں۔ اس نے ذرا آگے جا کر ایک رکشہ والے کو پکڑا اور میرے پاس لے آیا۔ میں رکشہ میں بیٹھ گئی، اس نے اپنی کار میرے پیچھے رکھی۔ جب گھر پر اتری، جلدی سے اندر چلی گئی۔ پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ رکشے والے کو کرایہ اس نے پہلے سے دے دیا تھا۔ گھر آتے ہی ایک بڑی پریشانی نے استقبال کیا۔ اماں جان بستر پر پڑی تھیں، ان کی طبیعت خراب تھی، والد گھر پر نہ تھے۔ اماں دمے کی کیفیت میں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تبھی دوڑی خالہ دانیہ کی طرف، وہ میرے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے وقار کو بلایا اور اماں کو کار میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ وقار نے بھاگ دوڑ کی، بڑے ڈاکٹر صاحب کو لایا۔ کمرہ بھی مل گیا، اماں کو آکسیجن لگا دی گئی لیکن ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ خدا کی مرضی میں کسی کا دخل، ان کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ خالہ جان اور وقار نے مجھ کو تسلی دی مگر میرے دل کو سکون کہاں۔ بابا مجھ کو تسلی دینے کی بجائے اماں کی حالت دیکھ کر خود نڈھال تھے، وہ اماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں کو آپریشن کے لیے تھیٹر لے گئے مگر وہ جہان فانی سے ہی چلی گئی۔ میری بھی جان نکل گئی، بابا دل تھام کر بیٹھ گئے۔ وہ شریک حیات کی موت کی خبر برداشت نہ کر سکے اور کرسی پر ہی اس جہان سے چلے گئے۔ یہ سچ تھا، ایسی محبت اور ذہنی ہم آہنگی میاں بیوی کے درمیان کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب ان کے ایک ساتھ اس دنیا سے چلے جانے پر حیران تھے اور میری حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کے ماں باپ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ ان کے اکٹھے جنازے جاتے دیکھ کر میں خود بھی اسی لمحے مر جانا چاہتی تھی۔ چند دن تو رشتہ دار میرے ساتھ رہے، پھر ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے، صرف دانیہ خالہ رہ گئیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں مگر مجھے وہاں سکون نہ ملا۔ میں نے کہا، خالہ مجھے اپنے گھر پر رہنا ہے۔ خالہ نے مستری کو بلوایا اور اپنے اور ہمارے گھر کے بیچ اٹھی دیوار میں ایک در لگوا دیا۔ وہ اس لیے تھا کہ وہ اپنے گھر میں گھریلو فرائض انجام دیں اور در کھلا رہنے سے میں بھی اپنے گھر میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ وہ لمحہ لمحہ میری خبر رکھتی تھیں۔ ماموں اور ممانی کراچی سے مجھے لینے آئے تو میں نے انکار کر دیا کہ میں کسی صورت والدین کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تبھی ماموں ممانی اور خالہ دانیہ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی وقار سے کر دیں تاکہ میں زندگی بھر اپنے ہی گھر سکون سے رہ سکوں۔ وقار ابھی شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا احساس وقار کو بھی تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، ایسا رشتہ تو کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ مجھے تو وہ پہلے سے ہی اچھا لگتا تھا۔ وقار نے مجھ سے شادی کی حامی بھر لی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ شادی 1 سال بعد ہونا تھی، تاہم اب میں وقار کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی۔ جب ہم آمنے سامنے ہوتے، میں گھبرانے لگتی۔ اسے میری یہ ادا اچھی لگتی تھی، یوں وہ بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ سبھی جاننے والے خوش تھے کہ مجھ یتیم کو ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ اب دانیہ خالہ ہماری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور مجھے سارا بہت یاد آ رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ ملنے نہ آ سکی تھی۔ خبر نہیں اس کا شوہر اسے کہاں لے گیا تھا۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا۔ جب یہ حقیقت ہمارے علم میں آئی تبھی سے میں اس کے بارے فکر مند رہتی تھی۔ ایک دن میں دانیہ خالہ کے بلانے پر ان کے گھر گئی۔ وہ وقار کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ انہوں نے اصرار کر کے مجھے بھی چائے دی اور بولی، ادھر دیکھو کون آیا ہے۔ میں چونک گئی۔ سارا ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں گلے لگ گئیں، وہ رونے لگی تو میری بھی پلکیں بھیگ گئیں۔ اتنے عرصے بعد ہم دونوں ملے تھے۔ اس کی شوہر سے ناچاقی ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ غم تھا،
दूसरा अब वाहिद ने इसको तलाक भी दे दी। वो बेघर हो गई थी, एक बच्चा उसके साथ था। मैं तो समझती थी कि वो अपने घर में खुश और आबाद है। दानिया खाला से इजाजत लेकर मैं उसको अपने घर ले आई। इसके बेटे बिलाल को प्यार किया, सारा को तसल्ली दी, खाना खिलाया। माँ बेटा दोनों भूखे थे, सारा के वालिद बूढ़े थे। दोनों बहनों की शादियां हो गई थीं। वालिद फौत हो गए तो इसकी माँ अपने भाई के घर चली गई। मुमानी ने सारा और उसके बच्चे को रखने से इनकार कर दिया। दोनों बहनोई भी सारा को अपने घर रखने से गुरेज़ां थे। अब इसका कोई सहारा न था जो कफालत करता। हम दोनों पर ही मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े थे। वो मुझसे ज्यादा दुखी थी, हर तरफ से ठुकराई जा चुकी थी, सो मेरे साथ ही रहने लगी। मैं भी घर में अकेली थी, इसके आ जाने से रौनक हो गई। शुरू में तो हम दिन रात बातें करती रहती थीं। बचपन की यादें और जवानी के दुख सिक की बातें गोया खत्म ही ना होती थीं। एक दिन वो बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम पर बोझ बनूं, मैं कोई मुलाजमत ढूंढती हूं। मैंने इसे ये कहकर रोक दिया कि थोड़ा सब्र कर लो, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। बाबा बैंक में काफी दौलत छोड़ गए हैं, तुम्हारे खाने से कम नहीं हो जाएगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं घर में आराम करूं और वो मेहनत करे। मैं ये भी चाहती थी वो हर वक्त मेरे पास रहे ताकि मुझे तन्हाई महसूस ना हो। सारा को अभी तक इस बात का इल्म न था कि मेरी मन्नी वकार से हो चुकी है। वो अब भी उसका जिक्र चाहत से करती और इसे पसंदीदा निगाहों से देखती थी। तभी एक रोज मैंने सोचा क्यों ना वकार से कहूं कि वो मेरी बजाय सारा से शादी कर ले। एक मुतलका को और उसके बच्चे को सहारा दे दे जो छोटी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम था। मैं चाहती थी मेरी बर्बाद सहेली को घर की इज्जत और खुशियां मिल जाएं। दानिया खाला से तो ये बात कहने की जुर्रत न थी, तभी सोचा कि वकार से कहकर देखूं, शायद मान जाए। ये एक अनहोनी बात थी, लेकिन दुनिया में मुजिज़े भी तो हो जाते हैं। एक दिन वो अकेला बैठा था। मैं इसके पास गई और बात कहने की इजाजत तलब की। वो बोला, कहो, इसमें इस कदर झिझकने की क्या बात है। मैं मुद्दा लबों पर लाई तो वो हंस पड़ा और इसे मजाक समझा। कैसे इसको समझाती कि दोस्ती की खातिर में सब कुछ कर सकती हूं। सोचती थी कि जब सारा को पता चलेगा कि जिस शख्स को वो पसंद करती है मैं इससे शादी करने जा रही हूं तो इस पर किया गुजरेगी। इसी सोच में सारी खुशी भूल जाती थी। एक दिन वकार ने मुझे चुप बैठे देखा तो बोला, कौन सी सोचों में डूबी हो। मैं तो सारा के मुस्तकबिल के बारे में सोचों में डूबी थी। वकार की आवाज पर कांप गई। अरे क्या हो गया है। वो मेरे करीब आ गया। बताओ क्यों परेशान हो। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, वकार, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ, मोहब्बत करता हूं, तभी तो शादी कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार नहीं करोगे। अगर तुम मेरी जान भी मांगोगी तो इनकार ना करूंगा। तुम मेरी सहेली सारा से शादी कर लो। ये सुनते ही कहने लगा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मगर मैं ना मानी। वकार, अगर तुम इससे शादी कर लो तो इसको और उसके बच्चे को सहारा मिल जाएगा और मुझे उम्र भर के लिए सुकून मिल जाएगा। क्योंकि मेरी सहेली तुमको शादी से पहले भी पसंद करती थी और अब भी करती है। इसे ये मालूम नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ मंगनी हो गई है और ना मैंने इसे बताया है, वरना और ज्यादा दुखी हो जाएगी। ये सुनते ही इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, तुम किस किस्म की लड़की हो। ये हर गज नहीं हो सकता। तुम मेरी मंगेतर हो और मैं तुमको पसंद करता हूं, फिर क्यों इससे शादी करूं। ये बात दोबारा मत कहना। इसको जलाल में देखकर मैं सहम गई। खाला दानिया का भी डर था, लिहाजा में अपने घर आ गई। एक बार बात मुंह से निकल जाए तो फिर उसका बार बार कहना आसान हो जाता है। अब जब भी वकार मुझे अकेला नजर आता, मैं इससे मिन्नत समाजत करने लगती कि तुम मेरी सहेली का सहारा बन जाओ। एक रोज उसने कहा, तुम भी तो अकेली हो, अगर मैं उसका सहारा बन गया तो फिर तुमको कौन सहारा देगा। मैं अकेली जरूर हूं मगर तालीम याफ्ता हूं, मुझे अच्छी मुलाजमत मिल सकती है। साहिब जायदाद हूं, वालिद साहिब का बैंक बैलेंस मेरे नाम है, कुछ तो है मेरे पास, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तुम इसको दे दो और तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं क्यों तुम्हारी सहेली की खातिर अपनी दुनिया खत्म करूं।
क्या तुम अहमक हो या मेरा इम्तिहान ले रही हो? अब जब वो बात सुनता कि एक मुतलका और उसके बच्चे को कौन अपनाएगा, तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाता। मुझे सारा का गम खाए जा रहा था। हर वक्त उसका उतरा हुआ बेरौनक चेहरा देखती तो उसकी उदासी मेरा दिल चीर देती। मैं सोचती कि पहले तो हम दोनों कितनी खुश रहती थीं। कोई गम हमारे करीब न फटकता था, अब हम क्या से क्या हो गए हैं। यही सोचें मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करने लगी थीं। एक रोज जब मैं वकार से बातें कर रही थी कि सारा ने मेरी बातें सुन ली। वो खामोशी से चली गई और हमें पता भी ना चला। इसके बाद से वो चुप चुप पशमुर्दा ही रहने लगी और बीमार होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं इसरार करके उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। खाला दानिया ने इसके टेस्ट करवा दिए। वकार रिपोर्टें ले आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर जो कहा उसने हमको ना बताया। सारा ने मुझे कहा कि मैं एक दिन के लिए अपनी मां के पास जाना चाहती हूं। इनसे मिलने को दिल चाह रहा है। तुम अगर बिलाल को अपने पास रख सको तो मैं आसानी से सफर कर सकूंगी। बिलाल मुझसे घुला हुआ था। मैंने कहा, हां तुम चली जाओ और उसे मेरे पास रहने दो। वो बेटे को मेरे हवाले करके मां के पास चली गई। जाते हुए वो परेशान सी थी। सुबह गई और शाम हो गई, वो न लौटी। बिलाल को मैंने जैसे तैसे सुला दिया। वो अगले दिन भी शाम तक न लौटी। मुझे फिक्र हो गई। दानिया खाला से कहा कि वो सारा का पता करे। वो वकार के साथ इसकी मां के घर गईं। पता चला कि वो अस्पताल में दाखिल है। इसके मामू ने बताया कि रिपोर्टें ठीक नहीं आई। इसको कैंसर है और वो चंद माह की मेहमान है। वकार भी अफसुर्दा हो गया। सारा ने इसे एक खत दिया कि ये रुशना को दे देना। इस खत में उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थीं। वकार तुमसे मोहब्बत करता है, तुम इससे शादी कर लेना। मैं बिलाल तुमको सौंप रही हूं। कभी कभी दोस्ती का हक भी अदा करना पड़ता है, लिहाजा तुम बिलाल को मां का प्यार देना, क्योंकि मुझे दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी पर एतबार नहीं है। मेरी जिंदगी के दिन कम हैं, न जाने कब चली जाऊं। वकार से दरखास्त है कि मेरे बच्चे को अपनी शफकत के साए में रहने दे। ये खत पढ़कर मैं बहुत रोई। इसके बाद जितने दिन वो जिंदा रही, मैं और वकार उसके पास रोज जाते थे। आखिरी दिनों में जब डॉक्टर ने इसे लाइलाज करार दे दिया तो उसकी मां उसको अपने भाई के घर ले गई। मेरी प्यारी सहेली इतनी जल्द मुझसे बिछड़ जाएगी इल्म न था। मेरी शादी सारा की वफात के 3 माह बाद वकार से हो गई। मैंने अपनी मरहूम सहेली से क्या हुआ अहद पूरा किया और उसके बेटे को मां बनकर पाला। मुझे खुदा ने 3 बेटियों से नवाजा। आज मेरा एक ही बेटा है और वो बिलाल है। मैं अपनी सहेली का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि इसने बिलाल की सूरत में मुझे बुढ़ापे का सहारा दिया, वरना शायद बेटा न होने का दुख हम दोनों मियां बीवी को उम्र भर सहना पड़ता। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। जानती ना थी कि बिलाल की सूरत में खुदा ने कितनी बड़ी नेमत और तोहफे से हमको नवाजा है। कभी कभी दोस्त की कुर्बानी का सिला भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम की सूरत में इंसान को मिल जाता है। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।